हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 6 को, जो कि है लिंक्स एंड फ्रेम इन HTML5। और देखिए, जो चैप्टर है वो हो सकता है आपकी बुक में जो है अलग अलग चैप्टर नंबर पे दे रखा हो सकता है ये जो चैप्टर है वो आपकी बुक में जो है चैप्टर नंबर 5 पे हो या फिर 7 पे हो। तो इस चीज़ से जो है आप लोग को कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बुक में इस नाम से कोई भी चैप्टर है या फिर कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि HTML में लिंक्स या फिर फ्रेम की बात की जा रही है, तो इस वीडियो को जो है आपको पूरा देखना है, जिससे कि जो आपके लिंक्स और फ्रेम के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को देखिए, पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर जो आप 2-4 मिनट देख कर वीडियो को छोड़ देंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आ जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आपको HTML के बारे में बता देता हूँ। देखिए, हो सकता है आपकी बुक में HTML के बारे में ना बता रखा हो, डायरेक्टली जो है लिंक्स के बारे में दे रखा हो, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो पहली बार HTML को पढ़ रहे हो इस क्लास में, तो उन्हें पता ही ना हो कि HTML होता क्या है। तो इसीलिए जो हम आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद में जो हम चीज़ों को डीपली समझेंगे। जो भी आपके इस चैप्टर का सिलेबस है वो सारा हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, HTML की अगर हम बात करें तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो है मार्कअप लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। देखिए, जब इंटरनेट आप ब्राउज करते हैं तो वहाँ पे जो वेब पेज आ रहे होते हैं, तो उन वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं। जो भी आप इंटरनेट पर कंटेंट ब्राउज करते हैं वो किसी न किसी वेब पेज पे होता है, और उन वेब पेजेस को जो हम HTML की हेल्प से ही क्रिएट करते हैं। तो बेसिक सी बात आपको इतनी समझ लेनी है कि HTML की हेल्प से वेब पेज को क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पे इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम HTML का कोड लिखते हैं। सबसे पहले HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, देन टाइटल लिखते हैं। टाइटल में आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। जो भी टाइटल आप यहाँ पे लिखेंगे वो क्या होगा, वेब पेज पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जब वेब पेज को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे टाइटल लिख के आ जाएगा। उसके बाद में टाइटल को क्लोज करते हैं, फिर हेड को क्लोज करते हैं और फिर बॉडी टैग लगाते हैं। देखिए, इन चीज़ों को टैग बोला जाता है। तो बॉडी टैग की अगर हम बात करें तो बॉडी टैग जो है मेन टैग होता है, और इसके अंदर ही आप कंटेंट लिखते हैं। जो भी आप यहाँ पे बॉडी टैग में लिखेंगे वही क्या होगा, आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हेलो वेलकम टू माय वेब पेज। तो जब मैंने इस वेब पेज को ओपन करा है तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से देखने को मिल रहा है। जो हमारा वेब ब्राउजर होता है उसमें जो है हम इसको डिस्प्ले कराते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट को भी एक्सेस किस में करते हैं, वेब ब्राउजर में ही करते हैं। और उसके बाद में जो है हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं, देन हम HTML को क्लोज कर देते हैं। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वेब पेज को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको प्रैक्टिकली एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट करके दिखा भी देता हूँ। तो देखिए, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए आपको ओपन करना पड़ता है नोटपैड, और अगर आपने कंप्यूटर में नोटपैड++ को इंस्टॉल कर रखा है तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और उसमें जो है कोड को टाइप कर दिया है। ये सिंपल वाला वर्जन है नोटपैड का, जो आपको कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल मिल जाता है, और इसी काम को आप कर सकते हैं नोटपैड++ में। तो देखिए, उसको भी जो है मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। देखिए, ये वाली जो विंडो है वो है हमारी नोटपैड++ की, जिसको कि मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। बहुत ही कम साइज होता है, 10-20 MB का एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल वाले वर्जन को मैं क्लोज कर देता हूँ, और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नोटपैड++ को। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से कोड लिख दिया है, और इसके बाद में जो है मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इसको मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सेव एज कर देता हूँ, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, न्यू HTML। इस तरीके से मैंने ये फोल्डर बना लिया है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं सेव कर देता हूँ इसको पेज 1 के नाम से। पेज 1 लिखेंगे, फिर लगाते हैं हम एक्सटेंशन .html। ये लगाना आपको कंपलसरी होती है, वरना जो आपका HTML डॉक्यूमेंट होगा वो क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सेव पे क्लिक कर देते हैं, और इसके बाद में जाएंगे हम उस फोल्डर में जहाँ पे कि हमने सेव करा है डॉक्यूमेंट को। तो देखिए, मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे। तो देखिए, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, और यहाँ पे देखिए जो फोल्डर बनाया था वो ये आ रहा है न्यू HTML के नाम से। तो इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पे जो फाइल सेव करी थी वो यहाँ पे शो हो रही है। इसको जो है मैं थोड़ा लार्ज व्यू में देख लेता हूँ, और इसके बाद में हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, और ये जो हमारी यहाँ पे वेब ब्राउजर में खुल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो वेलकम टू माय वेब पेज। मतलब कि जो वेब पेज हमने क्रिएट करा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, और इसको चाहें तो आप दूसरे वेब ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं। देखिए, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं गूगल क्रोम में भी यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि HTML क्या होता है, और इससे जो आप किस तरीके से वेब पेज को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं आगे की, कि अगर आप चाहें
तो यहाँ पे जो है वेब पेजेस की लिंकिंग कर सकते हैं। जो वेब पेज अभी हमने क्रिएट करा, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कई सारे वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं और उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट पे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो लिंकिंग का सिंपल सा यही मतलब है, टू कनेक्टिंग टू पेजेस ऑफ द सेम वेबसाइट। दो पेज या दो से ज़्यादा वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करना, सेम वेबसाइट के या फिर डिफरेंट वेबसाइट के, उसको बोला जाता है लिंकिंग। तो HTML में अगर हम बात करें तो 2 टाइप की मेनली लिंकिंग होती है। पहले टाइप की जो लिंकिंग होती है दैट इज इंटरनल लिंकिंग, और दूसरे टाइप की जो लिंकिंग होती है वो होती है आपकी एक्सटर्नल लिंकिंग। और इन दोनों की बात करें तो देखिए इंटरनल लिंकिंग कौन सी होती है। इंटरनल लिंकिंग जो है ऐसी लिंकिंग को बोला जाता है जहाँ पे कि किसी भी वेब पेज के एक पार्ट को उसी वेब पेज के दूसरे पार्ट से कनेक्ट किया जाता है, या फिर कह सकते हैं लिंक किया जाता है। मतलब कि एक ही वेब पेज के 2 डिफरेंट सेक्शंस को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है इंटरनल लिंकिंग। और एक्सटर्नल लिंकिंग की अगर हम बात करें तो जब आप एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करते हैं या फिर किसी और वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिंकिंग। तो ये 2 टाइप की लिंकिंग होती है जिसको कि आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से लिंक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि 2 वेब पेजेस को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक वेब पेज से किसी दूसरी वेबसाइट को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या एक वेब पेज के 2 सेक्शंस को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो लिंकिंग करने के लिए जो है HTML में होता है एंकर टैग, और एंकर टैग की हेल्प से ही आप क्या करते हैं, लिंकिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की आप लिंकिंग करें। तो देखिए जो एंकर टैग होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से ए से, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन रहता है और उसके बीच में रहता है ए। तो ये यूज होता है लिंकिंग करने के लिए, जिसको कि एंकर टैग बोला जाता है। और इस एंकर टैग के साथ में जो है 2 एट्रीब्यूट होते हैं। देखिए एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट जो है एडिशनल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से जो है वो टैग वर्क करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस करने के लिए जो यूज होते हैं एट्रीब्यूट। तो 2 एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी हेल्प से ये वर्क करता है। पहला होता है हर्फ और दूसरा एट्रीब्यूट होता है नेम। तो एंकर टैग के साथ में जो हर्फ एट्रीब्यूट है उसका यूज होना मस्ट होता है, वरना जो आपके वेब पेज होंगे वो कनेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हर्फ एट्रीब्यूट की कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो देखिए जो हर्फ एट्रीब्यूट होता है ये करता क्या है, ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को जिसके लिए आपको लिंक लगाना है। मतलब जो लिंक है जिस डॉक्यूमेंट पे जाएगा उस डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने में जो है आपका हर्फ एट्रीब्यूट जो है हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स में देख सकते हैं, आप एंकर टैग लगाएंगे और उसके साथ में लिखेंगे हर्फ एट्रीब्यूट को, फिर यहाँ पे वैल्यू देंगे, और वैल्यू में जो है कोई भी HTML डॉक्यूमेंट हो सकता है या कोई वेब पेज हो सकता है, मतलब जो भी चीज़ आप लिंक करना चाहते हैं वो यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद में लिखेंगे आप बोर्ड टैग्स, जिस पे कि आप चाहते हैं कि क्लिक किया जाए तो जो लिंक है वो एक्टिव हो जाए, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट आपने लिंक करा है वो ओपन हो जाए। तो जो भी यहाँ पे टैग्स चाहें वो आप लिख सकते हैं, और उसके बाद में एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है ये हर्फ, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे इस तरीके से वेब एड्रेस दे दिया है। तो यहाँ पे गूगल जो वेबसाइट है उसका एड्रेस दे दिया है, और उसके बाद में लिख दिया है मैंने क्लिक हियर टू ओपन गूगल। तो इस तरीके से होगा क्या, जो वेब ब्राउजर होगा उसमें हमारा लिख के आएगा क्लिक हियर टू ओपन गूगल, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। और ये क्या है, एक तरीके की एक्सटर्नल लिंकिंग है, मतलब कि ये एग्जांपल हो जाएगा एक्सटर्नल लिंकिंग का। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे जो है पेज को लिंक करा है, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में ही पेज है उसको हमने लिंक करा है। तो इसी तरीके से आप 2 पेजेस को लिंक कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैसेज दे दिया है कि क्लिक हियर टू ओपन माय पेज डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिंक करा है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए तो क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ईमेल को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका वेब पेज है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे जैसे ही कोई क्लिक करे तो वहाँ से डायरेक्टली आपको मेल कर पाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे मेल टू, और उसके बाद में जो है कॉलन लगा के ईमेल एड्रेस को टाइप कर देंगे। तो इससे क्या होगा, कोई भी पर्सन वहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहे होंगे लिखे हुए उन पर क्लिक करेगा और डायरेक्टली वहाँ पे मेल टाइप कर पाएगा, वो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो एंकर टैग का यूज किया जाता है हर एट्रीब्यूट के साथ में। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे जो है मुझे गूगल वेबसाइट के लिए लिंक लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए मैं जो है नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ और लिख देता हूँ ए हर्फ, और यहाँ पे देखिए आप स्मॉल में लिखिए कैपिटल में लिखिए, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो आपका HTML होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो ए हर्फ लिखने के बाद इक्वल लगाएंगे और फिर यहाँ टाइप कर देंगे आप वेबसाइट का नेम जिसको कि आप ओपन करना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे HTTP, या फिर जो आप यहाँ पे एस भी लगा सकते हैं इस तरीके से, फिर कॉलन लगाएंगे, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे www.google.com। उस वेबसाइट का नाम बेसिकली आप लिख सकते हैं जिसको कि आप ओपन करना चाहते हैं, और उसके बाद में जो है यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, मतलब इस तरीके से कर देंगे। और देखिए जो वैल्यू वाला पार्ट है इसको हम डाल देंगे डबल कोट में,
इस तरीके से डबल कोट में हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वो टैग्स जिन पे कि हम लिंक लगाना चाहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू ओपन गूगल। तो इस तरीके से लिखने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में चला जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्लोज एंकर टैग को। एंकर टैग को क्लोज करते हैं हम इस तरीके से स्लैश लगा के, फिर ए लिख देंगे तो ये हमारा एंकर टैग जो है क्लोज हो जाएगा। अब इसको सेव कर देते हैं और चलते हैं वहाँ पे वेब पेज में। तो देखिए डायरेक्टली मैं जो है यहीं से ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि जो आपको दिखाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है लिंक लग गया है। देखिए ये जो है हमारे टेक्स्ट लगे हुए आ रहे हैं और जो हमने लिंक लगाया था वो इन टेक्स्ट पे लगाया था। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। जैसे ही आप कर्सर को लेके जाएंगे तो इस तरीके से देखिए हैंड बन के आ गया है। तो जो हैंड है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे लिंक लग चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने वहाँ पे लिंक पे क्लिक किया है तो जो गूगल वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके कंप्यूटर पे जो है नेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी जो है वेबसाइट ओपन होगी, वरना नहीं होगी। फिर आप सोचेंगे कि मेरे वेब पेज पे वेबसाइट ओपन क्यों नहीं हो रही है, तो नेट कनेक्ट होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिंक लगाते हैं। और ये हो गया एग्जाम्पल एक्सटर्नल लिंक का। अब देखिए अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट को लिंक करने की, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट और बना देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ और इस वाले को जो है मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके और न्यू डॉक्यूमेंट पे जो है पेस्ट कर देता हूँ। और फिर जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज़ माई पेज 2। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है मैं बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर देता हूँ। अभी जो मैं यहाँ पे नॉर्मल HTML वाले तरीके से बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, बाद में जो है मैं आपको CSS वाला तरीका भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ BG कलर। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप लिख देंगे बॉडी के अंदर BG कलर और उसके बाद में कलर को डिफाइन कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ येलो। और इसके बाद में जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसको मैं हटा देता हूँ और इस तरीके से जो है मैं इसको सेव करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल में और सेव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ इसका page2.html। सेव पे क्लिक कर देंगे तो देखिए दोनों ही डॉक्यूमेंट सेव हो गए हैं। दोनों को ओपन करके दिखा देता हूँ मैं यहीं से। मैं पहले वाले पेज को ओपन करता हूँ, ये हमारा पेज 1 है, और दूसरे वाले को ओपन करते हैं, ये हमारा पेज 2 है। तो पेज 2 में जो है कलर नहीं आ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं कोड में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। येलो की स्पेलिंग गलत है तो मैं यहाँ पर सही कर दे रहा हूँ, W हो जाएगा। सेव करते हैं और अब जो है ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पेज 2 में येलो बैकग्राउंड आ गई है। अब देखिए यहाँ पे ये पेज 1 है हमारा और ये वाला पेज 2 है, मतलब कि इस तरीके से दो पेज हैं। अब मान लीजिए इन दोनों पेजेस को मुझे लिंक करना है। मैं चाहता हूँ कि इस वाले पे जो है ऐसा लिंक दे दूँ जिस पे क्लिक करूँ तो फर्स्ट वाले पे पहुँच जाऊँ, और यहाँ पे जो है ऐसा लिंक दे दूँ कि जिस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे पेज 2 पे पहुँच जाऊँ। तो किस तरीके से करेंगे इस काम को, देखिए इसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे कोड में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले मैं पेज 2 कर देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे ए हर्फ लिखेंगे और इसके बाद में इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर देंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट का नेम। तो यहाँ पे पहले वाले डॉक्यूमेंट का नाम है page1.html और इसको डालेंगे डबल कोड में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो पूरा रहेगा आपका डबल कोड में रहेगा। और इसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे, लिख देता हूँ मैं क्लिक हेयर टू गो ऑन पेज 1। इसके बाद में ए टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये मैंने क्लोज कर दिया, इसको सेव कर देंगे और सेम काम करेंगे हम पेज 1 पे। इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ से कॉपी और इस पेज 1 पे जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इस वाले लिंक को मैं हटा दूंगा यहाँ से और इसको भी हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख देंगे क्लिक हेयर टू गो ऑन पेज 2। इसको भी हम कर देंगे यहाँ पे सेव Ctrl+S से। और अब जो है हम दोनों पेज को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज 1 ये रहा हमारा, पहले पेज 1 को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए पेज 1 आ रहा है और पेज 1 में देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, जो एंकर टैग है प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा एंकर टैग क्लोज होने से रह गया है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये क्लोज हो गया है और देखिए यहाँ पे 2 बार क्लोज हो चुका है, तो एक बार हटा देते हैं यहाँ से और अब इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S से और दोबारा से करते हैं इसको ओपन। यहाँ से करता हूँ पेज 1 को ओपन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेयर टू गो ऑन पेज 2। अब देखिए पेज 2 को जो है मुझे दोबारा से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से क्लिक करके जो है पेज 2 पे पहुंच जाऊंगा। देखिए मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जो है मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये वर्क नहीं कर रहा है, कहीं मिस्टेक हुई है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो कोड है यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे देखिए हमने पेज 1 लिख रखा है, हमें लिखना चाहिए पेज 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज 2 क्योंकि हमें पेज 2 पे जाना है। तो पेज 2 हो गया है, इसको सेव कर देते हैं
और अब जो है हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज ओपन हो गया है और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया है तो पेज 2 पे मैं आ गया हूँ। दोबारा जो है मुझे पेज 2 को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और दोबारा से मुझे पेज 1 पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखिए पेज 1 पे आ गया और इसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पेज 2 पे पहुँच रहा हूँ। तो इस तरीके से दोनों पेज क्या हो गए हैं, लिंक हो गए हैं आपस में, मतलब कि कह सकते हैं कनेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे ईमेल के लिए भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं ए हर्फ इक्वल मेल टू लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे और अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ ask tpmaurya@gmail.com। ये मैंने लिख दिया है और इसके बाद में यहाँ पे हम लिख देंगे मैसेज क्लिक हेयर टू मेल, फिर यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से कर दिया, सेव करते हैं, इस पेज को ओपन कर लेते हैं। देखिए जो मैं यहीं से ओपन कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली फोल्डर में जाकर ओपन कर सकते हैं। मुझे जो है यहाँ से ओपन करना थोड़ा इजी लगता है तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो डेस्कटॉप पे जो हमने फोल्डर बनाया है उसमें डायरेक्टली जा सकते हैं, फिर वहाँ पे जाकर ओपन कर सकते हैं। तो मैं जो है शॉर्टकट तरीका यूज़ करता हूँ ओपन करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप भी यही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 लिंक आ गए हैं। पहला वाला जो लिंक है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के टेक्स्ट पे है और दूसरा वाला जो लिंक है वो इन वाले टेक्स्ट पे है, मतलब कि जो ईमेल वाला लिंक है वो इन वाले टेक्स्ट पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए जैसे मैंने क्लिक करा है तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल वाला एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी होगी जिससे कि आपको मेल करना है और डायरेक्टली आप मेल कर पाएंगे। जो भी आप मेल करेंगे वो मेरी ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने वेब पेज पे ईमेल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एंकर टैग का यूज़ करके जो आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो वेब पेजेस होते हैं उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे CSS के साथ में लिंक किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा CSS को कि CSS क्या होती है। तो देखिए CSS की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और ये करती क्या है, ये जो है आपके HTML के लुक को इन्हेंस करती है। मतलब जो वेब पेज आपको दिख रहा होता है उस वेब पेज को अगर आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप यूज़ करते हैं CSS का। सिंपल वे में आप कह सकते हैं जो भी HTML की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस कोड को आप देख सकते हैं, तो इस कोड में जो है मैंने यहाँ पे CSS को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर CSS को इम्प्लीमेंट करा है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टाइल बैकग्राउंड कलर और फिर यहाँ पे कलर को डिफाइन कर दिया है ग्रीन। हालांकि मैंने आपको बताया था कि आप जो है नॉर्मल तरीके से भी जो है बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो सिंपली आप बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करके भी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जो CSS होती है इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और साथ ही साथ अगर आपको वेब पेज को ज़्यादा बेटर वे में फॉर्मेट करना है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, तो वो सारी चीज़ें जो आप CSS की हेल्प से ही कर सकते हैं। और देखिए जो CSS होती है वो HTML डॉक्यूमेंट में 3 तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है। पहली होती है इनलाइन CSS, दूसरी होती है इंटरनल CSS और तीसरी होती है एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो हो रहा है इनलाइन CSS का। इनलाइन CSS ऐसी होती है जिसको कि हम हर टैग में जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब जो भी टैग होते हैं वहाँ पे जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं CSS की हेल्प से वो कहलाती है इनलाइन CSS। और इंटरनल CSS में क्या होता है कि जो भी टैग में फॉर्मेटिंग करनी है उन टैग में जो CSS है वो पहले डिफाइन कर दो और बाद में जहाँ पे भी आप उन टैग को यूज़ करोगे तो सेम फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि आप एक अलग फाइल बना लो, उसमें सारी फॉर्मेटिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और उस फाइल को क्या कर सकते हैं, आप लिंक कर सकते हैं अपनी HTML वाले डॉक्यूमेंट में। तो ये 3 तरीके होते हैं CSS को इम्प्लीमेंट करने के। तो इस कोड में जो है बैकग्राउंड कलर को ग्रीन करा गया है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो गया है। अब बात करते हैं कि CSS को लिंक्स पे किस किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो CSS की हेल्प से जो लिंक होते हैं उनको आप डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं, मतलब कि वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से लिंक के स्टेट होते हैं जिनको कि आप कंट्रोल कर सकते हैं CSS की हेल्प से, या फिर जो कलर्स वगैरह हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेनली जो है आपके 4 टाइप के लिंक स्टेट्स होते हैं। पहला होता है लिंक, यहाँ पर देखिए एक कॉलन लिंक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो लिंक है वो नॉर्मल स्टेट में है, मतलब कि अनविजिटेड लिंक को ये जो है इंडिकेट करता है। जब तक उस पर क्लिक ना किया गया हो वो जो लिंक होगा वो कहलाएगा अनविजिटेड लिंक, और उसके लिए आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। इसके बाद में होता है आपका विजिटेड लिंक। विजिटेड लिंक का मतलब होता है कि जब यूजर ने लिंक पर क्लिक कर दिया तो वो जो लिंक होगा वो हो जाएगा आपका विजिटेड लिंक।
इसके अलावा बात करें यहाँ पे होवर की, तो होवर का मतलब है जो लिंक है उसके ऊपर जब आप माउस को लेके जाएंगे तो उसका कलर क्या हो, उस चीज़ को बोला जाता है होवर। मतलब माउस को लेके जा रहे हैं तो जो भी कलर वो चेंज कर रहा है वो चीज़ कहलाएगी होवर। इसके अलावा फोर्थ स्टेट होता है एक्टिव, मतलब जैसे ही लिंक पे क्लिक किया जाता है, जैसे ही आपने क्लिक करा तो उस टाइम में क्या कलर आएगा, किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, तो वो कंडीशन होती है एक्टिव की। जैसे आपने लिंक पर क्लिक करा है तो जो क्लिक वाला टाइम है उसको बोला जाएगा एक्टिव टाइम, मतलब कि लिंक जो है वहाँ पे एक्टिव हो गया है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको कोड की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कोड लिख दिया है और इसमें यहाँ तक की चीजें आपको पता ही होंगी कि यहाँ पे जो हमने HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा और टाइटल दे दिया इस तरीके से। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो हमने स्टाइल शीट को डिफाइन करा है और ये इंप्लीमेंट करी है हमने इंटरनल स्टाइल शीट, मतलब कि यहाँ पे सभी टैग के लिए पहले स्टाइल शीट को डिफाइन कर दिया है। हमने लिखा है स्टाइल टाइप टैग/CSS। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो CSS है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले जो है बॉडी टैग के लिए CSS को डिफाइन करा है और यहाँ पे देखिए टैक्स अलाइनमेंट सेट करा है, मतलब कि जो टैक्स अलाइनमेंट है वो सेंटर कर दिया है और मार्जिन जो है वो यहाँ पे टॉप का 40 सेट कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा है A:लिंक, और लिंक का मतलब मैंने बताया था कि जब तक जो है लिंक को क्लिक ना कराया जाए तो वो किस कलर में आए, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा है कलर रेड, मतलब कि जो लिंक है वो आपका रेड कलर में आएगा। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, मतलब कि ओवरलाइन वहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा वेब पेज है इस पे एक लाइन आ रही है, मतलब जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन आएगी। तो ये वाला जो काम है वो इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से हो रहा है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है A:विजिटेड और विजिटेड लिंक का कलर दिया है येलो, मतलब कि जब एक बार ये विजिट हो जाए, जब इस पे क्लिक हो जाए तो ये किस कलर में आ जाए, ये आ जाए येलो कलर में। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है विजिटेड लिंक का, जैसे इस वाले लिंक को विजिट करा गया है तो इसका कलर जो है वो येलो हो गया है। नेक्स्ट हमने लिखा है A:होवर, मतलब कि जब लिंक के ऊपर कर्सर को लेके जाए तो वो किस कलर में डिस्प्ले हो, तो वो डिस्प्ले हो जाए आपका पर्पल कलर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर्पल कलर आ रहा है। तो जैसे लिंक पे हम कर्सर को लेके गए हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर्पल कलर में ये डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा है A:एक्टिव, मतलब जैसे ही एक्टिव किया जाए तो वो किस कलर में आए, वो आ जाए हमारा ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे जो हमने लिख दिया है कलर इक्वल ग्रीन। तो ये बेसिकली CSS को अप्लाई करा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है CSS इंप्लीमेंट की गई है। और उसके बाद में देखिए जो स्टाइल टैग है इसको क्लोज कर दिया है, मतलब कि स्टाइल शीट को यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इनको अगर दोबारा से आप यूज़ करेंगे तो सेम जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉडी टैग को अप्लाई किया गया है, तो बॉडी टैग की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे लग गई है ऑलरेडी, और यहाँ पे लिंक लगाया गया है तो लिंक वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ से उठ के आ गई है। सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से इंटरनल स्टाइल शीट में जो है पहले सारे टैग की आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दीजिए, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो सेट कर दीजिए, और उसके बाद में नीचे जब आप टैग यूज़ करेंगे तो उनकी फॉर्मेटिंग जो होगी वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्टिव लिंक का भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, मतलब जैसे इस पर क्लिक करा गया है तो ये ग्रीन कलर में जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और अब चलते हैं नोटपैड में। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिए मैंने जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया पूरा कोड, और इसको कर देता हूँ मैं सेव, और इसका नेम देता हूँ मैं page3.html। सेव कर देते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। पेज 3 है और इसको कर लेते हैं हम ओपन। इसको ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेड कलर में ये डिस्प्ले हो गया है, मतलब कि जो A:लिंक लगाया था हमने, A:लिंक लिखा था, उसकी वजह से जो आ रहा है हमारा रेड कलर में आ रहा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करी थी रेड कलर में। तो रेड कलर में जो हमारा लिंक डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए जैसे मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये हो रहा है पर्पल कलर में, क्योंकि वहाँ पे जो होवर कलर था वो हमने सेट करा था पर्पल, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये पर्पल कलर में डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद में देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, तो इस टाइम में देखिए इसका कलर जो है हो गया है ग्रीन, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव लिंक के लिए हमने कलर सेट करा था ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया है। और जैसे ये लिंक जो है एक बार ओपन हो जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा येलो। देखिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिंक को मैंने क्लिक कर दिया तो गूगल ओपन हो गया है। अब मैं जाता हूँ वापस, तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर जो है वो हो गया येलो, क्योंकि जो B लिंक था उसका कलर हमने सेट करा था येलो, मतलब कि विजिटेड लिंक के लिए हमने कलर दे दिया था येलो, तो इसलिए कन्वर्ट हो गया येलो कलर में। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है CSS की हेल्प से आप लिंक के स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर जो उनके कलर्स होते हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लिंक को हम किस तरीके से बटन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए HTML में जो है हम CSS का यूज़ करके जो लिंक्स होते हैं उनको एज अ बटन यूज़ कर सकते हैं।
तो किस तरीके से करेंगे इस काम को, यहाँ पे जो है कोड की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रहा कोड, और इस कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ तक की चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो रही होगी कि पहले यहाँ पे HTML लिखा है, फिर हेड लगाया है, और यहाँ पे देखिए टाइटल टैग का यूज़ नहीं करा है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे टाइटल टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगेन जो है इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करा है, मतलब कि जो इंटरनल CSS है उसको इंप्लीमेंट यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जो है ए लिंक और विजिटेड लिंक के लिए जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करा है हमने, जिसमें कि बैकग्राउंड कलर रखा है पिंक और जो टेक्स्ट कलर है वो रखा है वाइट। इसके अलावा जो पैडिंग है उसको 14 पिक्सल और 25 पिक्सल्स पे सेट कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी को भी यूज़ करा है, मतलब कि जो टेक्स्ट होंगे उनको इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सेंटर में किया जा रहा है। इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में जो है नन वैल्यू डाल दिया। अगर आप चाहें तो इस वाले पार्ट को हटा भी सकते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले कॉलन इनलाइन ब्लॉक, मतलब कि इनलाइन ब्लॉक की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले होगा। इसके बाद में होवर और एक्टिव की जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करी है, मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड दे दिया है। देन स्टाइल टैग को जो है क्लोज करा है, हेड टैग को क्लोज करा है, और उसके बाद में देखिए बॉडी टैग को स्टार्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे जो है लिंक लगाया है, और लिंक में जो है यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट को लिख दिया है, मतलब कि इसके लिए लिंक लगा दिया है, और यहाँ पे लिख दिया है क्लिक हियर टू मूव ऑन पेज 2, मतलब कि यहाँ पे जो है पेज को ओपन करने के लिए लिंक लगाया गया है। तो इस तरीके से कोड को लिख के जब आप सेव करेंगे और जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे बटन डिस्प्ले हो जाएगा, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। मतलब ये वाला जो वेब पेज है जिसका नेम है पेज 2 HTML, ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। इसको जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड में। तो यहाँ पे देखिए नोटपैड में मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे जो है मैं चला जाता हूँ न्यू पेज पे। दूसरा पेज ओपन कर लेता हूँ, न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर देता हूँ उस कोड को पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, और इसको कर देता हूँ सेव। इसका नेम मैं दे देता हूँ पेज 4.html। सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो हमारा पेज सेव हो गया है, और यहाँ पे देखिए जो है पेज 2 लिखा हुआ है। तो मतलब कि जो पेज 2 हमने बना रखा है ऑलरेडी, उसी को हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। मैं आपको देखिए ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, पहले पेज 2 को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पेज 2 है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब ओपन कर लेते हैं हम पेज 4 को। जो पेज 4 हमने बनाया है इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ रहा है पेज 4 पे क्लिक हियर टू मूव ऑन पेज 2। तो इसको जो है थोड़ा साइज में बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख पाए। और अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो इस तरीके से बटन की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। मतलब कि होवर की प्रॉपर्टी हमने सेट करी थी तो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। और जैसे ही इसमें मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप लिंक्स को बटन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहें तो HTML में इमेज पे भी लिंक लगा सकते हैं। मतलब कि जो इमेज है उसको एज एन हाइपर लिंक जो है यूज़ कर सकते हैं किसी और डॉक्यूमेंट के लिए। जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट ये है यहाँ पे और दूसरा डॉक्यूमेंट ये है इस तरीके से। तो मान लीजिए इस वाले डॉक्यूमेंट पे जो पहला वाला डॉक्यूमेंट है उस पर इस तरीके से इमेज लगी हुई है कंप्यूटर की, और आप चाहते हैं कि इस कंप्यूटर वाली इमेज पर क्लिक किया जाए तो ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। तो इस काम को आप कर सकते हैं HTML में। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे देखिए कोड की हेल्प से हम समझते हैं। तो ये रहा देखिए कोड, और इस कोड में देखिए मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके की CSS को इम्प्लीमेंट नहीं करा है। बेसिक तरीके से जो है मैंने यहाँ पे इमेज पे लिंक लगाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि HTML लिखा है, हेड लिखा है, फिर टाइटल लिखा है, और टाइटल में यहाँ पे इमेज लिंक दे दिया है, फिर टाइटल को क्लोज कर दिया है, हेड को क्लोज कर दिया है, और बॉडी को स्टार्ट कर लिया है। और बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे लिंक लगा दिया है, और लिंक में जो हमने कह दिया है पेज 2 के लिए लिंक क्रिएट करा है। और यहाँ पे देखिए हमने इमेज को इंसर्ट कर दिया है। इमेज का नाम है computer.png, और इसके बाद में जो इसकी हाइट एंड विड्थ है उसको 50 और 30% पे सेट कर दिया है, जैसे कि जो इमेज है वो वेब पेज पे थोड़ी छोटी आए। तो इस तरीके से जो है इमेज आएगी कंप्यूटर की, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो वेब पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं जो है आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो अभी के केस में इस डॉक्यूमेंट पे 2 लिंक आ रहे हैं। पहला लिंक आपका इस डॉक्यूमेंट के लिए और दूसरा लिंक है यहाँ पे मेल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो सेकंड वाला लिंक है इसको हटा देता हूँ, और इसके बाद में देखिए इसको सेव करते हैं। और इस पेज 1 को जो है मैं पहले आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं ओपन करता हूँ पेज 1 और इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हियर टू गो ऑन पेज 2। मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज 2 पे आप चले जाएंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेज 2 ओपन हो गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, और उस इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेम काम आपका हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो देखिए इस काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस जगह पे हमें क्या करना होगा,
इमेज को इंसर्ट करना होगा। जहाँ हमने टेक्स्ट लिख रखे हैं यहाँ पे हम लगा देंगे इमेज को। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इमेज टैग को। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इमेज को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। हम लिखते हैं IMG, फिर लिखते हैं SRC की स्पेलिंग गलत हो गई है, SRC, और इक्वल करके यहाँ लिख देंगे हम इमेज का नेम। अब देखिए इमेज का नेम जो है आपका तभी वर्क करेगा, जो इमेज आप लगा रहे हैं वो आपके उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ पे कि आपका डॉक्यूमेंट सेव है। तो इस डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, जिस फोल्डर में ये डॉक्यूमेंट सेव है उसमें देखिए कोई भी इमेज नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी इमेज नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज को कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और इसमें देखिए इमेजेस के नाम से एक फोल्डर आ रहा है। तो यहाँ से जो बन वाली इमेज है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और बैक जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए आ रहा है न्यू HTML वाला, इसमें कर देता हूँ पेस्ट। इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया है। तो इस इमेज का नाम है 1 और इसकी जो एक्सटेंशन है वो देखिए JPG है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1.jpg, इस तरीके से लिख देंगे। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो यहाँ पर हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ हाइट इक्वल कर देता हूँ मैं 30 एंड विड्थ इक्वल कर देता हूँ मैं 20। इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे काम कर दिया है। अब जो है इसको सेव करते हैं और ओपन करते हैं अपने वेब पेज को। तो हमारा रहा पेज 1 ये, इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इमेज आ गई है। यहाँ पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इमेज आ गई है, और जैसे ही इस इमेज पर मैं क्लिक करूँगा तो जो हमारा वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। देखिए इस पेज पे जो है कहीं और लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस इमेज पे लिंक लग गया है, जैसे मैं क्लिक करूँगा दूसरा पेज आपका ओपन हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक करा है दूसरा वाला जो पेज है वो ओपन हो गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आप HTML में इमेज पे लिंक लगाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो HTML के वेब पेज पे ऑडियो को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए HTML में जो है आपको ये फीचर मिल जाता है कि अगर आप चाहें तो ऑडियो को भी जो है अपने वेब पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं। और इस काम को करने के लिए आपको मिल जाता है ऑडियो टैग, जिसकी हेल्प से जो है आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी ऑडियो फाइल को वेब पेज पे। और ये जो ऑडियो टैग है इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हैं SRC, कंट्रोल, ऑटो प्ले एंड लूप। और इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंटैक्स जो है कुछ इस तरीके से रहेगा। आप लिखेंगे ऑडियो फिर SRC लगाएंगे। SRC का मतलब है कि यहाँ पे आप सोर्स डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी ऑडियो जो यहाँ पे रहेगी। जो भी ऑडियो फाइल आपको लगानी है उस ऑडियो फाइल का नेम आप यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि मैंने लिख रखा है audio_1 MP3। तो यहाँ पे जो है ऑडियो का आपको नेम दे देना है, और उसके बाद में जो ऑडियो टैग है इसे आप क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे जो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से जो है आपके वेब पेज पर ऑडियो आ जाएगी, और इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिख रखा है ऑडियो लिखेंगे, और उसके बाद में जो आप कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल्स, कि अगर आप चाहते हैं ऑडियो के कंट्रोल्स को भी सेट करना तो आप कंट्रोल्स लिख देंगे। उसके बाद SRC लिख के फिर ऑडियो फाइल का नेम दे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है music1.mp3, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे कंट्रोल में लिख दिया है ऑटो प्ले। मतलब कि जैसे ही वेब पेज को ओपन किया जाएगा जो ऑडियो होगी वो क्या होगी, ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी। मतलब जो भी म्यूजिक आपने इंसर्ट करा होगा वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑटो प्ले नहीं लिखेंगे आप तो ये ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल्स को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, जिससे कि जो है आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो यहाँ पे देखिए नोटपैड में हम आ गए हैं, और ये पेज 1 वाली फाइल को भी मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ से इस वाले कोड को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली ऑडियो टैग लगाएंगे, फिर लिखेंगे कंट्रोल्स, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे SRC, देन हम यहाँ पे लिखेंगे ऑडियो फाइल का नेम। तो अभी देखिए जो हमारा फोल्डर है, ये जो फोल्डर है इसके अंदर कोई ऑडियो फाइल नहीं है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो है डायरेक्टली ऑडियो फाइल का नाम दे रहे हैं यहाँ पे मतलब कि इस जगह पे आप डायरेक्टली ऑडियो फाइल का नेम दे रहे हैं, तो ये ऑडियो फाइल जो आपका वेब पेज है वो एक ही फोल्डर के अंदर होने चाहिए। मतलब कि एक ही जगह पे सेव हो। ऐसा ना हो कि आपके ऑडियो जो है वो D ड्राइव में है और आपने जो वेब पेज सेव कर रखा है वो डेस्कटॉप पे कर रखा है, अलग अलग जगह पे होंगे, तो फिर जो है डायरेक्टली नेम से वर्क नहीं करेंगे। फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा पाथ जो है कॉपी करना पड़ेगा। तो अभी के केस में मैं क्या कर लेता हूँ, उस फोल्डर में जो है मैं कॉपी कर देता हूँ एक ऑडियो फाइल को। तो यहाँ पे जो है मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया है जिसके अंदर मैंने यूट्यूब के म्यूजिक को रखा हुआ है। तो यहाँ से जो है मैं किसी एक म्यूजिक को कॉपी कर लेता हूँ। सपोज कि इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और डायरेक्टली जो है मैं उस फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। ये जो फोल्डर हमारा यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ उसको पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। तो नेम को भी क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पर रीनेम कर लेता हूँ, क्योंकि जो नेम आ रहा है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो इसको जो है मैं कर लूँगा रीनेम, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं म्यूज़िक 2 कर देता हूँ उसका नेम। और इसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं music2.mp3।
क्योंकि MP3 फॉर्मेट में वो आपका है। और इस चीज़ को कर देंगे हम डबल कोट में, इस तरीके से कर देंगे। और देखिए इसके बाद में अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑटो प्ले भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही वेब ब्राउज़र को ओपन किया जाए, मतलब कि जो वेब पेज है उसको जैसे ही ओपन किया जाए तो जो म्यूज़िक है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाए, तो उस केस में आप यहाँ पे ऑटो प्ले भी लिख सकते हैं। तो मैं जो है इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद में आपको क्या कर देना है, क्लोज़ कर देना है। जो ऑडियो टैग है उसको आप कर देंगे क्लोज़। ये मैंने क्लोज कर दिया है। इसको Ctrl+S से मैं सेव कर देता हूँ। और अब चलते हैं उस फोल्डर में और ओपन करते हैं वेब पेज को। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा वेब पेज बना है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑडियो इंसर्ट हो गई है। और यहाँ पे देखिए प्ले वाला बटन आ रहा है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो ऑडियो है वो प्ले हो जाएगी, मतलब जो म्यूज़िक है वो प्ले हो जाएगा। देखिए मैं प्ले करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे म्यूजिक प्ले हो गया है। और यहाँ पे देखिए साथ साथ मैं आपको ये चीज़ भी बता दे रहा हूँ कि अगर आपका जो म्यूजिक है वो आपका सेम फोल्डर में नहीं है, मतलब कि उस फोल्डर में नहीं है जिसमें आपका वेब पेज है, दोनों फाइल सेम जगह पे नहीं है, तो आप किस तरीके से म्यूजिक को लगा सकते हैं। म्यूजिक हो या इमेज हो, अगर आपके सेम फोल्डर में नहीं होंगी तो वो आपकी डायरेक्टली नेम लिख के नहीं आएंगी। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में जो है आपको उस म्यूजिक वाले फोल्डर में जाना है या उस इमेज वाले फोल्डर में जाना है जिसको कि आपको वेब पेज पे इंसर्ट करना है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे म्यूजिक वाला फोल्डर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस वाले सॉन्ग को मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले रीनेम कर लेता हूँ जिससे कि इसका नेम जो है छोटा हो जाए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसका नेम न्यू म्यूजिक, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। और इसके बाद में इस फाइल पे रख के मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से लोकेशन आ रही है, तो इस लोकेशन को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट करके कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद में हम इस फाइल का नेम ध्यान रखेंगे, इसका नेम है न्यू म्यूजिक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जाके इस वाली जगह पे हम क्या कर देंगे, उस पाथ को पेस्ट कर देंगे, जो हमने कॉपी करा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से पूरा जो है पाथ आ गया है। और इसके बाद में आप लगाएंगे यहाँ पे स्लैश, बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे और फिर लिख देंगे फाइल का नेम। फाइल का नेम है newmusic.mp3। इतना काम आप कर देंगे। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, जो पूरा पाथ है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा पाथ जो है वो यहाँ पे आ गया है। और इसके बाद में आप वेब पेज को ओपन करेंगे तो म्यूजिक जो है वो आपका प्ले हो जाएगा, मतलब कि जो म्यूजिक है वो आपके वेब पेज पे आ जाएगा। देखिए वेब पेज को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा वेब पेज, ओपन करते हैं, प्ले करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरा जो म्यूजिक हमने लगाया है वो यहाँ पे प्ले हो गया है, मतलब कि वो पूरी तरीके से इंसर्ट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आप ऑडियो फाइल को जो अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम वीडियो फाइल को अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए HTML में होता है एक वीडियो टैग, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वीडियो क्लिप को जो है अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। और इस टैग के एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी कंट्रोल होता है, ऑटो प्ले होता है, लूप होता है, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट होते हैं। और इनके वर्क की अगर हम बात करें तो कंट्रोल का वर्क आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल से क्या होता है। और ऑटो प्ले से वही कि वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। लूप से अगर आपको वीडियो लूप में प्ले करना है, मतलब कि बार बार प्ले करना है, तो लूप लगा देंगे। और हाइट एंड विड्थ से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स और एग्जाम्पल देख सकते हैं। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो वही लिखेंगे वीडियो SRC, और उसके बाद में वीडियो फाइल का आप क्या देंगे, URL देंगे, मतलब कि लोकेशन देंगे जहां से आपको वीडियो फाइल को इंसर्ट करना है। या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, वीडियो फाइल का नेम दे सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, जो वीडियो है वो आपका सेम फोल्डर में होना चाहिए जिसमें कि आपका वेब पेज सेव किया हुआ है। और उसके बाद आप वीडियो टैग को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है वीडियो, फिर कंट्रोल्स लिखा है, फिर SRC लगाया है और यहाँ वीडियो फाइल का नेम दे दिया है। उसके बाद में उसकी हाइट एंड विड्थ को यहाँ पे एडजस्ट करा है और ऑटो प्ले लिख दिया है, क्योंकि इस वीडियो को ऑटोमेटिक प्ले करना मैं चाहता हूँ। तो जैसे ये काम करके आप सेव करेंगे तो इस तरीके से जो वेब पेज होगा उस पर वीडियो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है अपनी क्लास 12 की वीडियो को यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो चलिए इसको भी जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो इस पाथ को मैं जो है यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो पाथ हमने लिखा है इसको जो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। और इसके बाद में क्या करेंगे, जहाँ ऑडियो लिखा है वहाँ लिख देंगे हम वीडियो मैंने लिख दिया है। और इसके बाद में यहाँ पे हम दे देंगे वीडियो का नेम। तो जिस फोल्डर में ये वेब पेज सेव है उसमें कोई भी वीडियो नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वीडियो को वहाँ पे कॉपी कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जो पाथ है उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इस काम के लिए मैंने यहाँ पे जो है अपना एक फोल्डर ओपन कर लिया है जिसमें कि कुछ मेरे वीडियोस बने हुए हैं। और इनमें से मान लीजिए जो है मुझे ये वाला वीडियो लिंक करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उस फोल्डर में जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा हमारा ये फोल्डर, इसमें हम पेस्ट कर देंगे।
अगर आप चाहें तो वहाँ से ही डायरेक्टली पाथ कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑडियो फाइल का बताया कि आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और फाइल का नाम आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में स्लैश लगा के आपको फाइल का नेम भी लिखना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, उस फोल्डर में उस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइल को कॉपी कर लिया है। तो इसका नेम जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ नेम, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ कर देता हूँ क्लास 12 और इसके बाद में यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास 12 और डॉट लगाएंगे, उस फाइल की एक्सटेंशन लिखेंगे, मतलब वीडियो किस फॉर्मेट में वो लिखेंगे। तो हमारी जो वीडियो है वो है MP4 फॉर्मेट में, मैं लिख दूंगा यहाँ पे MP4 और इसके बाद में जो हम इसको Ctrl+S से सेव कर देता हूँ और चलते हैं उस फोल्डर में और वेब पेज को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा फोल्डर, इस पे जो है हमारा पेज 1 है। तो पेज 1 को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पेज आ रहा है उस पर जो वीडियो आ रही है वो बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं एडजस्ट करता हूँ, इसको जो है मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ और हाइट एंड विड्थ को मैं एडजस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ कर देता हूँ विड्थ दे देता हूँ 720 और हाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे सपोज 550। इसके बाद में जो है Ctrl+S कर देता हूँ और अब वेब पेज को ओपन करते हैं। ये रहा वेब पेज, ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब जो हमारी फाइल आ रही है वो काफ़ी छोटी आ रही है। यहाँ पे जो है मैं क्लिक करके इसको प्ले कर सकता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट आज के तो आप लोग देख सकते हैं जो वीडियो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है और इसको जो है मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। सपोज कि बीच में से मुझे प्ले करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और देखिए क्रिएट टेबल हम लिखते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बीच में प्ले हो गई है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वीडियो फाइल को आप वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेम्स को। तो देखिए फ्रेम्स की अगर हम बात करें तो फ्रेम्स क्या होते हैं। फ्रेम जो है एक ऐसा तरीका है जो आपको वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं और फ्रेम की हेल्प से आप सिंगल पेज को डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स में। मतलब कि कई सारे सेगमेंट में जो है एक ही पेज को डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं फ्रेम जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स को एक ही विंडो में। मतलब कि एक ही पेज पे जो आप मल्टीपल वेब पेजेस को जो है लगा सकते हैं। एक पेज जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे आप मल्टीपल फ्रेम्स में और हर फ्रेम में जो आप एक वेब पेज को लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो वेब पेज है उसको 2 फ्रेम में डिवाइड कराया। मतलब कि यहाँ पे जो है मैंने 2 वेब पेजेस को इंसर्ट करा। देखिए एक फ्रेम ये है और दूसरा फ्रेम ये है। तो यहाँ पे जो है 2 फ्रेम में इस पेज को डिवाइड करा है और यहाँ पे हर एक फ्रेम में हमने क्या करा है, एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर दिया है। मतलब यहाँ पे जो हमारा एक वेब पेज आ रहा है और ये जो है दूसरा वेब पेज आ रहा है। तो यही काम होता है फ्रेम का। और इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, तो HTML में जो है फ्रेम को क्रिएट करने के लिए iframe टैग होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है इनलाइन फ्रेम। तो ये टैग होता है जिसकी हेल्प से आप फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं HTML में। तो इस iframe टैग के जो है 2 एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी हेल्प से ये आपको फ्रेम क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो कौन कौन से वो 2 एट्रीब्यूट होते हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो होता है SRC और SRC का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसका मतलब होता है सोर्स। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं पाथ ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब कि कौन से पेज को जो आपको फ्रेम में डिस्प्ले कराना है तो वो चीज़ स्पेसिफाई होती है SRC एट्रीब्यूट की हेल्प से। बेसिकली कह सकते हैं सोर्स को ये डिफाइन करता है। दूसरे एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जो फ्रेम आपने लगाया है उसकी हाइट एंड विड्थ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि पेज पे जो है आपको कितने हाइट एंड विड्थ का फ्रेम चाहिए। हो सकता है आपको जो है पेज को 2 फ्रेम में कन्वर्ट करना हो, 3 फ्रेम में कन्वर्ट करना हो या 5 फ्रेम में कन्वर्ट करना हो। तो उसी हिसाब से जो है आप क्या करेंगे, फ्रेम के साइज को सेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको और क्लियरली कोड की हेल्प से समझते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से आपको बोला जाए कि आप जो है वेब पेज पे 2 फ्रेम को क्रिएट करो। मतलब कि इस तरीके से वेब पेज पे 2 फ्रेम जो है आप क्रिएट कर दें और दोनों में क्या करें, एक एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर दें। तो इस काम को किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इस काम को करने के लिए ये रहा कोड और कोड बहुत ज़्यादा बेसिक सा है, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। हमने HTML को स्टार्ट करा है, हेड लगाया है, टाइटल टैग लिखा है और उसके बाद में यहाँ पे टाइटल लिख दिया है, फिर टाइटल टैग को क्लोज कर दिया है, हेड को क्लोज कर दिया है और यहाँ पे बॉडी टैग को स्टार्ट करा है। बॉडी टैग में बेसिक कलर येलो डिफाइन कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो मैंने CSS का यूज नहीं करा है। अगर आप लोग चाहें तो इस काम को CSS की हेल्प से भी कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे H3 टैग को स्टार्ट करा है। मतलब कि हेडिंग का जो लेवल है वो 3 रखा है। फिर यहाँ पे हेडिंग में जो है इस तरीके से डिफाइन कर दिया है, मतलब कि पूरा पैराग्राफ लिखा है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग का भी यूज कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे हेडिंग टैग का यूज करा है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टैग यहाँ पे यूज करना है। इसके बाद में आते हैं देखिए यहाँ पे iframe वाले टैग में। तो iframe में देखिए मैंने लिखा है iframe SRC, फिर यहाँ पे लिखा है पेज 1। मतलब कि मुझे जो यहाँ पे
पहले वाले फ्रेम में पेज 1 के नाम से मेरा एक डॉक्यूमेंट है उसको इंसर्ट करना है। मतलब कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आएगा जो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे देखिए इमेज डिस्प्ले हो रही है, तो बेसिकली ये जो है पेज 1 है, तो यहीं पे हमने लिखा है page1.html, फिर हाइट इसकी 200 रखी है और विड्थ भी 200 रखी है। मतलब कि जिस साइज का आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइज दे देंगे। फिर यहाँ पे आई फ्रेम को क्लोज कर दिया है, फिर अगेन जो है आई फ्रेम को स्टार्ट करा है और यहाँ पे दोबारा से मैंने पेज 2 को डिफाइन कर दिया। मतलब कि दूसरा वाला जो फ्रेम आएगा उसमें पेज 2 आ जाएगा। पेज 2 में देखिए हमारा ई डेटा लिखा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख के आ रहा है और इसकी हाइट एंड विड्थ को भी 200 सेट कर दिया है। तो इस तरीके से 2 फ्रेम जो है आपके क्रिएट हो जाएंगे। पहले वाले में जो है पहला डॉक्यूमेंट आ जाएगा, दूसरे वाले में दूसरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और ये जो चीज़ लिखी है हमने यहाँ पे, ये वाली चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर आप लोग चाहें तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मुझे जो यहाँ पे डिस्प्ले कराना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली चला के भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे जो है मैंने कॉपी कर लिया है और अब चलते हैं नोटपैड में। तो देखिए यहाँ पे जो है नोटपैड को मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे क्रिएट करूँगा मैं न्यू डॉक्यूमेंट। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल में, फिर न्यू पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट मैं उस कोड को। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने कोड को पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे जो S3 मैंने लगाया है इसको मैं हटा ही देता हूँ। इसको जो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से हटा दिया है और इसके बाद में हम कर देते हैं इसको सेव कर देते हैं इसी फोल्डर में। इसका नाम देते हैं frame.html और मैं यहाँ कर देता हूँ सेव पे क्लिक। तो ये देखिए सेव हो चुका है और यहाँ पे देखिए जो पेज लिंक किए हुए हैं वो है पेज 1 और पेज 2। तो पहले मैं जो है पेज 1 और पेज 2 को ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर जो हम फ्रेम वाले पेज को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उस फोल्डर के अंदर मैं आ गया हूँ और यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट सेव करा था वो फ्रेम के नाम से ये आ रहा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेज 1 आ रहा है, फिर पेज 2 आ रहा है। तो पहले पेज 1 और पेज 2 को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो पेज 1 की अगर हम बात करें तो देखिए इस पे आ रहा है हमारा वीडियो और पेज 2 को ओपन करते हैं तो पेज 2 में देखिए इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है दिस इज पेज 2 और यहाँ पे जो है हाइपरलिंक लगा हुआ है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे फ्रेम में आने चाहिए। तो यहाँ पे जो है फ्रेम वाले पेज को ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जो हमारे फ्रेम यहाँ पे आ गए हैं और पहले वाले फ्रेम में देखिए यहाँ पे पहला वाला डॉक्यूमेंट आ रहा है और दूसरे वाले फ्रेम में जो है दूसरा डॉक्यूमेंट आ रहा है। थोड़ा सा जो है मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता हूँ जिससे कि जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। सेव करते हैं और अब जो है इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लू बैकग्राउंड आ गई है और इस वाले में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है वीडियो वो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो रहा है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये वीडियो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ इसको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वीडियो है इस पेज पे लगा हुआ वो प्ले हो रहा है और इस वाले पे देखिए यहाँ पे ये हमारा है पेज 2 जिस पर कि मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, मतलब कि हाइपर लिंक लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो है ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने ओनली 2 ही फ्रेम क्रिएट करे हैं तो 2 फ्रेम डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो 2 से ज़्यादा फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको जो है यहाँ पे फ्रेम को और डिफाइन कर देना है। नीचे यहाँ पे जो है आपको फ्रेम को डिफाइन कर देना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है मैं तीसरा फ्रेम डिफाइन कर देता हूँ और देखिए आपको जो है हर बार फ्रेम को ओपन करना है और हर बार फ्रेम को क्लोज करना है। यहाँ पे पहले क्लोज कर देते हैं फ्रेम टैग को और इसके बाद में लास्ट में भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ पेज 3 और सेव कर देते हैं। इसकी हाइट एंड विड्थ को हम थोड़ा और कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इस वाले की जो हाइट है मान लीजिए मैं कर देता हूँ 100 और यहाँ पे विड्थ भी कर देता हूँ 100। अब इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और चलते हैं अब वेब पेज पे। तो ये रहा वेब पेज, दोबारा से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है आपका तीसरा वेब पेज आ गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीसरा फ्रेम क्रिएट हो गया है। जो हाइट एंड विड्थ हमने एडजस्ट करी है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फ्रेम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पेज पे 3 फ्रेम आ गए हैं, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से जो हम HTML में फ्रेम को क्रिएट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हम फ्रेम लगाते हैं उस पर अगर हमें बॉर्डर को अप्लाई करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमने फ्रेम लगाए हैं उसके साथ में हमने यहाँ पे बॉर्डर को अप्लाई करा है। तो बहुत सारे टाइप के बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस काम को करने के लिए आपको अप्लाई करनी होगी CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, जो फ्रेम है उस पर बॉर्डर को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कोड की हेल्प समझते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा कोड और इस कोड में देखिए यहाँ पे जो हमने CSS को यूज़ करा है, पहले डिफाइन कर दिया है स्टाइल टाइप
टैग /CSS, मतलब कि यहाँ पे इंप्लीमेंट करी है हमने इंटरनल स्टाइल शीट कि जिन टैग में भी जो हमें स्टाइल शीट को सेट करना है वो टैग हम पहले ही डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है आई फ्रेम टैग और इसमें अप्लाई कर दिया है CSS, मतलब कि जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर दिया है। हमने कर दिया यहाँ पे कि जो बॉर्डर आया आई फ्रेम वाले टैग पे वो आया 10 पिक्सल्स का, और किस टाइप का बॉर्डर आया वो आया डॉटेड बॉर्डर। तो बॉर्डर के बहुत सारे टाइप होते हैं, डैश रख सकते हैं आप, या यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करेंगे तो नॉर्मल टाइप का बॉर्डर आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कलर कि जो बॉर्डर आया वो किस कलर में आए, तो वो हमने कर दिया है पर्पल कलर में। इसके बाद में स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया है, फिर हेड टैग को क्लोज कर दिया है, और यहाँ पे बॉडी में बीजी कलर को डिफाइन कर दिया है येलो। देखिए यहाँ पे बॉडी टैग के लिए हमने CSS का यूज नहीं करा है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे जो स्टाइल टैग क्लोज करा है उससे पहले बॉडी के लिए भी CSS अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में वही H3 टैग में यहाँ पे जो है पैराग्राफ को लिख दिया है, यहाँ पे H3 को क्लोज कर दिया है, ये क्लोज नहीं रहेगा। तो क्लोज जो है आपको यहाँ पे लास्ट में करना होता है, मतलब जहाँ पे भी आपकी हेडिंग एंड हो रही होती है वहाँ पे हम क्लोज करते हैं। और उसके बाद में देखिए आई फ्रेम टैग को लगाया है और यहाँ पे सेम काम करा है जो हमने प्रीवियस पेज में करा था। फिर यहाँ पे दोबारा से आई फ्रेम टैग को लगाया है और दोबारा से दूसरे पेज को जो यहाँ पे इंसर्ट करा है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो चलिए इसको भी जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो इस कोड को जो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस कोड को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे हमने CSS को डिफाइन करा इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है और अब चलते हैं हम अपने नोटपैड पे। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, जो टाइटल टैग हमने क्लोज करा है यहाँ पे जाएंगे और एंटर करेंगे और जो कोड हमने वहाँ पे कॉपी करा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं करता हूँ Ctrl+B। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो CSS है वो यहाँ पे कॉपी हो गई है, मतलब कि यहाँ पे स्टाइल शीट को डिफाइन कर दिया है। फिर आई फ्रेम के लिए यहाँ पे जो है बॉर्डर को डिफाइन कर दिया है, जो टाइप है वो डॉटेड है और उसका जो कलर आएगा वो पर्पल आएगा। तो इसको जो है मैं Ctrl+S से सेव कर देता हूँ और अब चलते हैं वेब पेज पे और उसको ओपन करके देखते हैं कि वहाँ पे हमारा बॉर्डर अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉर्डर अप्लाई हो गया है, फ्रेम 1 पे भी हुआ है, 2 पे भी हो गया है और 3 पे भी हो गया है, और कलर जो है वो यहाँ पे पर्पल आ रहा है। अगर आप लोग चाहें तो कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ वाइट, Ctrl+S कर देता हूँ और अब इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाइट कलर में बॉर्डर आ गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से आप जो है आई फ्रेम टैग का यूज़ करके फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, और उस पर किस तरीके से जो आप बॉर्डर को लगा सकते हैं। और स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब अगले वीडियो में जो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।